बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप यू गाइस आर डूइंग ग्रेट। आज हमारा जो टॉपिक है इंटरनेशनल बिजनेस एंड ट्रेड के अंदर वो है रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन के क्या फ़ायदे और क्या नुकसानात हैं। इससे पहले हमने जो वीडियो बनाई थी उसमें हमने बताया था कि रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन होता क्या है और उसके कितने लेवल्स हैं, ठीक है। तो हमने वो आपको याद होगा 5 लेवल डिस्कस किए थे। तो अगर आपने पहले वो वीडियो नहीं देखी तो पहले वो वीडियो देख लें ताकि आपको पूरा कॉन्सेप्ट तरतीब से समझ आ जाए। कोकब मंजूर आपकी खिदमत में हाजिर है जी, टीचर ट्रेनर एंड लाइफ कोच। यू कैन सी माई फेसबुक पेज, ईमेल एड्रेस, यूट्यूब, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर लाइकिंग एंड शेयरिंग माई वीडियोज़। ओके जी, लेट्स बिगिन। रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन में लास्ट लेक्चर में तफसीलन बताया था कि जी ये चंद मुल्क मिलकर आपस में कुछ एग्रीमेंट करते हैं कि जी हमें आपस में ट्रेड के जो बैरियर्स हैं उसको हम ख़त्म कर देंगे। उसमें मुख्तलिफ लेवल्स के ऊपर फिर होता है कि शुरू में टैरिफ्स कम किया जाता है, नॉन टैरिफ ट्रेड बैरियर कम किए जाते हैं, फिर आखिर में कॉमन एक्स ट्रेड करते करते फिर कॉमन एक्सटर्नल ट्रेड पॉलिसी बना ली जाती है। देन वी हैव कि उसमें हम फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की फ्री मूवमेंट हो जाती है। फिर अगले लेवल पे हम करेंसी भी एक कर देते हैं ताकि ट्रेड हमारी आसान हो। सो कहने का मकसद ये है कि सारा जो मकसद होता है वो ये होता है कि ट्रेड आसान हो जाए। तो सबसे पहले इसका इकोनॉमिक बेनिफिट हम देखेंगे तो ये इट्स वेरी सिंपल एंड ऑब्वियस कि जितनी ट्रेड का जो सिस्टम है वो आसान होगा, ट्रबल फ्री होगा, एरर्स सॉरी जो हर्डल्स हैं वो कम से कम होंगे, जिसको ट्रेड बैरियर्स कहते हैं, चाहे वो टैक्स की सूरत में हो या नॉन टैक्स ट्रेड बैरियर्स की सूरत में हो। वो सारे जितने कम होते चले जाएंगे, ख़त्म होते चले जाएंगे, इतनी ही ट्रेड बढ़ेगी। जब ट्रेड बढ़ेगी तो क्या होगा, उससे इकोनॉमिक एक्टिविटी बेहतर होती चली जाती है, मुल्कों को फ़ायदा होता चला जाता है। सो कहते हैं इट्स एन अटेम्प्ट टू अचीव एडिशनल गेन्स फ्रॉम फ्री ऑफ फ्लो ऑफ ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट। तो जितनी इन्वेस्टमेंट और ट्रेड का फ्लो ज़्यादा होगा उससे ज़्यादा ट्रेड प्रोग्रेस करेगी। तो जब प्रोग्रेस करेगी तो वो गेन जो है वो सारे मुल्क आपस में शेयर कर सकते हैं। सो कंट्रीज बियॉन्ड दोज अटेनेबल अंडर इंटरनेशनल एग्रीमेंट सच एस टी। तो जो WTO वगैरह से के तहत जो चीज़ें की गई थी जब स्टार्ट हुआ था, उससे भी बढ़कर इकोनॉमिक इंटीग्रेशन का फ़ायदा हो सकता है। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी एग्जांपल दी थी कि फ़र्ज़ कर लें अगर इंडिया, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, ईरान और ये चाइना, ये जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, फॉर एग्जांपल ये 4-5, अगर ये आपस में ट्रेड बैरियर्स को ख़त्म कर दें तो सोचें कि कितनी ट्रेड एनहांस हो सकती है, कितना उन सारे मुल्कों को फ़ायदा हो सकता है। ठीक है? अब लेट्स सपोज जैसे ईरान के पास ऑयल है, वो ऑयल हमारे साथ शेयर कर सकता है टैक्सेस के बगैर, ठीक है ना, टैरिफ नहीं लगेगी। इसी तरह इंडिया जो है वो उसके पास सॉफ्टवेयर एंड बाकी चीज़ें मेडिसिन वगैरह में है। पाकिस्तान टेक्सटाइल एंड ऑल दीज प्रोडक्ट, फ्रेश फ्रूट्स वगैरह, इंडिया अफगानिस्तान में फ्रेश फ्रूट एंड ड्राई फ्रूट्स हैं, एंड चाइना के पास बाकी टेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट्स हैं। तो ये सारी प्रोडक्ट्स एक मुल्क से दूसरे मुल्क में और फैक्ट्री फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन अगर जाएँ तो बहुत फ़ायदा हो सकता है। तो यूरोपियन यूनियन की मैंने लास्ट आपको क्लास में एग्जांपल दी थी, तो उसमें देखेंगे कितना उनको फ़ायदा हो रहा है। हम लोग अभी तक उन्हीं झंझटों में फंसे हुए हैं, तो इसीलिए हमारा ट्रेड जो है उतनी इनहेंस नहीं हो रही। ठीक है, सिंस इट्स ईजियर टू फॉर्म एन एग्रीमेंट विद अ फ्यू कंट्रीज देन अक्रॉस ऑल द नेशन। तो ये आसान सी बात है कि 2-3-4 लोगों का मुत्तफिक होना किसी एक बात पे निस्बतन आसान है, बजाय इसके कि हम पूरी दुनिया को एक बात के ऊपर मुत्तफिक करें, जैसे कि WTO वगैरह। ठीक है, सो देयर हैज़ बीन अ पुश टुवर्ड्स अ रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन। तो इस वजह से इकोनॉमिक इंटीग्रेशन का बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है मुल्क को, ये इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से रीजनल इंटीग्रेशन का। दूसरा पॉलिटिकल फ़ायदा क्या होगा? पॉलिटिकल देखें, इकोनॉमिक की तो समझ आ रही है कि फ़ायदा हो रहा है। पॉलिटिकली फ़ायदा क्या होगा कि जब सारे 3 या 4 या 5 मुल्क एक इंटीग्रेट हो जाते हैं, मतलब एक ब्लॉक बना लेते हैं, तो होता क्या है कि उनकी आपस में इंटरडिपेंडेंस ज़्यादा हो जाती है। ज़ाहिर है चूँकि ट्रेड चल रही है, उधर के लोग इधर आ रहे हैं, यहाँ की इन्वेस्टमेंट उधर जा रही है, उधर से इन्वेस्टमेंट इधर आ रही है और आपस में ताल्लुकात बेहतर हो रहे हैं। तो इसका मतलब है कि दोनों की या तीनों चारों मुल्कों की आपस में इंटरडिपेंडेंस बढ़ रही है। तो उसका फ़ायदा क्या होता है कि आप का जो आपस के जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, फिर पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स भी नीचे चले जाते हैं। क्योंकि जहाँ इकोनॉमिक बेनिफिट आ रहा है तो फिर पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स भी नीचे चले जाते हैं। तो वो जो पैसे जो हम वार पे और कॉन्फ्लिक्ट्स पे और एक दूसरे को डाउन करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, वही सारी एनर्जीज, वही सारे रिसोर्सेज आप जो है इकोनॉमिक पर्पस के लिए इस्तेमाल हो लेते हैं। दूसरा इसका जो सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि आप अगर 4 या 5 मुल्क या कोई भी 10 मुल्क जितने भी हैं, अगर वो एक इंटीग्रेशन में आते हैं तो उसका क्या फ़ायदा होता है कि आप दूसरे जो लोग हैं, कोई भी मुल्क आपके ऊपर आसानी से कोई भी सैंक्शंस या जो है ना वो क्या कहते हैं इकोनॉमिक एम्बार्गोज़ वगैरह जो है वो नहीं लगा सकता।
यानी पाबंदियां इतनी आसानी से नहीं लगा सकता, क्योंकि अगर एक मुल्क पे लगाएगा तो वो पूरे ब्लॉक के ऊपर लगेंगी। तो ब्लॉक का मतलब है कि अब 3-4 मिलकर अब वो आपके साथ सपोर्ट करेंगे। तो दो, एक तो आपस के कॉन्फ्लिक्ट्स खत्म हो जाते हैं, वार्स वगैरह और ये जितने भी हैं पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स, ये कम हो जाते हैं। और दूसरा ये है कि बाय लिंकिंग टुगेदर दे हैव अ ग्रेटर इन्फ्लुएंस एंड पॉलिटिकली मच स्ट्रॉन्गर इन डीलिंग विद अदर नेशन। तो फिर ये जो ब्लॉक में जो 3 लोग हैं या 4 हैं या 5 मुल्क हैं, ये बाकी दुनिया के साथ डील करने में भी इनके पास पावर ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि अब वो एक को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे, बल्कि वो 5-6 इकोनॉमीज़ जो हैं वो रिप्रेजेंट हो रही हैं। ठीक है? अब फ़ायदे पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली तो हमने 2 कैटेगरीज़ के अंदर कर दिए, लेकिन इसके नुकसानात क्या हैं, इसमें मुश्किलात क्या हैं? सबसे पहली जो इसके अंदर जो इम्पेडिमेंट्स है, यानी जो इसके अंदर हर्डल है, वो क्या है कि इट कैन बी कॉस्टली। कैसे? व्हाइल अ नेशन एज़ अ होल मे बेनिफिट फ्रॉम द रीजनल फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, सर्टेन ग्रुप्स में लूज़। कौन से ग्रुप्स जो हैं वो लूज़ करते हैं? मिसाल के तौर पे सबसे पहले तो गवर्नमेंट को नुकसान होता है कि जब टैक्स नहीं लगाएँगे तो मीन्स टैरिफ जब नहीं लगेगा तो टैरिफ इज़ अ टैक्स, तो उससे रेवेन्यू नहीं आएगा। तो एक तो ये ग्रुप हो गया, यानी गवर्नमेंट का। फिर इसी तरह जो मुख्तलिफ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं, जैसे पाकिस्तान में कस्टम है और ये बाकी जितने भी फ्रेट से रिलेटेड जितने डिपार्टमेंट्स हैं, शिपिंग वाले हैं, अ, वो वहाँ पे ज़ाहिर है अब टैक्सेस नहीं है, तो टैक्सेस नहीं है तो कोई वो मुख्तलिफ़ किस्म की आमदनियाँ भी नहीं हैं, तो वो भी एक ग्रुप को बड़ा नुकसान है। ऐसे तो ज़ाहिर है ये लोग नहीं चाहते कि फिर इस किस्म की एक्टिविटीज़ हों। तीसरे नंबर पे जो सबसे बड़ा जो लॉस जिस ग्रुप को होता है, वो किस ग्रुप को होता है? वो डोमेस्टिक प्रोड्यूसर को होता है, कि अगर फॉरेन गुड्स को हम अलाउ कर दें कि वो बगैर टैक्स के आ रही हैं, तो ज़ाहिर है वो कंपैरेटिवली ज़्यादा अच्छी प्रोडक्ट्स होती हैं, इम्पोर्ट प्रोबेबली तो कम रेट्स पे पाकिस्तान आएँगी या हमारे या किसी भी मुल्क आएँगी, तो वहाँ का जो डोमेस्टिक प्रोड्यूसर है, वो शायद उसको कम्पीट ना कर सके, उसकी अभी इतनी स्ट्रेंथ नहीं बिल्ड हुई, तो वो ग्रुप लूज़ करेगा। तो जिसकी वजह से ये जो जितने सारे ग्रुप्स हैं, ये नहीं चाहेंगे कि ये जो है वो रीजनल इंटीग्रेशन हो, क्योंकि इनके पर्सनल बेनिफिट्स उसमें हर्ट हो रहते हैं। दूसरा जो थोड़ा इससे ऊपर लेवल की बात है, वो है लॉस ऑफ नेशनल सोवरेनिटी। तो जो आपकी कौमी सालमियत है, ये जो कौमी हाकिमियत है, वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है। क्योंकि अभी आप अपनी मर्ज़ी से फिस्कल पॉलिसी बनाते हैं, अपनी मर्ज़ी से मॉनेटरी पॉलिसी बनाते हैं, एम्प्लॉयमेंट की पॉलिसी बनाते हैं, इंटरेस्ट रेट अपनी मर्ज़ी से सेट करते हैं। फिर जब आप ग्रुप में आ जाएँगे, तो हमने पढ़ा था कि एक कॉमन एक्सटर्नल ट्रेड पॉलिसी बनाएँगे। तो फिर आप वही करेंगे जो बाकी लोग मीन्स बाकी मुल्क आपके ब्लॉक में कर रहे हैं। यू हैव टू फॉलो दोज़ काइंड ऑफ थिंग्स, राइट? फिर कुछ ज़ाहिर है कुछ मजबूरियाँ आ जाएँगी और कुछ ज़ाहिर है वो ग्रुप के साथ जैसे होता है, फिर वैसा ही करना पड़ता है, तो वो आपको अच्छा लगे या बुरा। तो जैसे मैंने कहा कि बहुत सारे ऐसे ममालिक हैं यूरोपीय यूनियन के अंदर भी, जिनको प्रॉब्लम है यूरो से, क्योंकि जब यूरो के रेट चेंज होते हैं, तो बाज़ औक़ात एक मुल्क को फ़ायदा हो रहा होता है एक्सचेंज रेट का, और दूसरे मुल्क को, क्योंकि उसकी इकोनॉमिक कंडीशन ऐसी होती है कि उसको नुकसान हो रहा था। तो ये मामलात भी होते हैं। फिर इसके अंदर एक और जो बड़ा मसला आता है, वो है ट्रेड वर्सेस ट्रेड डाइवर्जन का। अब ये क्या कॉन्सेप्ट है? ट्रेड क्रिएशन क्या होता है? ट्रेड क्रिएशन का मतलब ये है कि अगर हम हाई कॉस्ट डोमेस्टिक प्रोड्यूसर को रिप्लेस कर दें लो कॉस्ट प्रोड्यूसर के साथ विद इन द फ्री ट्रेड, तो ये तो अच्छा होगा अगर ऐसा हो जाए तो। यानी कि जैसे हमने कहा कि अगर हाई कॉस्ट प्रोड्यूसर्स हैं, जैसे अगर मैंने कहा कि अगर फ्री ट्रेड में कुछ मुल्क आपस में बैठ के एग्रीमेंट कर लेते हैं, तो अगर वो कोई चीज़ मिसाल के तौर पे फॉर एग्जांपल मेडिसिन बना रहे हैं, तो वो कॉस्टली बना रहे हैं, लेकिन अब चूंकि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर दिया बाकी मुल्कों के साथ, एक ग्रुप बन गया, एक इंटीग्रेशन होगी, तो वही फ्री ट्रेड के ज़रिए वो वही मेडिसिन दूसरे मुल्क से सस्ते पैसों में मंगा लेंगे, ये सॉरी कम रेट से मंगा लेंगे, तो ये तो ट्रेड क्रिएशन है। लेकिन कभी-कभी ऐसा भी होता है कि ट्रेड डाइवर्जन हो जाती है। अब ट्रेड डाइवर्जन क्या होती है कि इट अकर्स व्हेन लोअर कॉस्ट एक्सटर्नल सप्लायर आर रिप्लेस्ड बाय हाई कॉस्ट सप्लायर विद इन अ फ्री ट्रेड एरिया। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि आप कोई चीज़ पहले बाहर से मंगाते थे और वो आपको अच्छी खासी जो है वो सस्ती पड़ रही थी। आप इंपोर्ट कर रहे थे, लेकिन अब आपने चूँकि एग्रीमेंट किया, इंटीग्रेशन कर ली अपने नेबरिंग कंट्री के साथ, तो ज़ाहिर है अब उनको प्रेफ़र करते हैं, तो अब जब वहाँ से मंगाते हैं तो वो आपको महँगी पड़ रही है, क्योंकि अब आपने उनके साथ फ्री ट्रेड करनी है, आपने टैरिफ्स ख़त्म कर दिए सारा कुछ। तो इसको कहते हैं ट्रेड डाइवर्जन। तो रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन उस वक़्त फ़ायदा देती है जब ट्रेड क्रिएशन की जो अमाउंट है दैट मस्ट एक्सीड द अमाउंट इट डाइवर्ट्स, यानी ट्रेड डाइवर्जन से इसकी अमाउंट ज़्यादा हो। इसकी एक मिसाल यहाँ पे आपको स्क्रीन पे नज़र आ रही है
कि फ़र्ज़ करें कि जी यूनाइटेड स्टेट्स और अमेरिका जो है और मैक्सिको आपस में पहले उनके टैरिफ थे, तो फिर उन्होंने क्या किया कि जी उन्होंने टैरिफ्स ख़त्म कर दिए, फ्री ट्रेड कर दिया। अब हो रहा क्या है कि यूनाइटेड स्टेट बिगेन टू इम्पोर्ट टेक्सटाइल फ्रॉम मैक्सिको, वो मैक्सिको से टेक्सटाइल इम्पोर्ट कर रहे हैं। और अभी क्या फ़ायदेमंद होगा कि नहीं, अगर अगर पहले वो महंगा जो है वो कर रहे थे प्रोड्यूस टेक्सटाइल, तो अब मैक्सिको से चूंकि फ्री ट्रेड हो गया, सस्ता मिल रहा है, तो फिर तो फ़ायदा होगा। ये तो हो गई ट्रेड क्रिएशन। लेकिन इसे कहते हैं ट्रेड हैज़ बीन क्रिएटेड विद इन द रीजनल ग्रुपिंग, कि अब आपको मैक्सिको से सस्ते मिल रहा है क्योंकि वो टैरिफ्स ख़त्म हो गए। लेकिन अगर क्या हो कि पहले जो है अमेरिका जो इम्पोर्ट कर रहा था कोस्टारिका से फॉर एग्जांपल, और वो कर रहा था बड़ा सस्ता, विच प्रोड्यूस देम मोर चीपली। अब वो चूंकि मैक्सिको के साथ एग्रीमेंट में आ गए हैं, तो वो क्या कर रहे हैं कि मैक्सिको के से अब यूनाइटेड स्टेट्स खरीद रहा है टेक्सटाइल। तो हुआ क्या है कि जो लो कॉस्ट प्रोडक्शन थी यानी कोस्टारिका की, अब वो रिप्लेस होगी हाई कॉस्ट किसके साथ, मैक्सिको के साथ। सो देन द ट्रेड हैज़ बीन डाइवर्टेड फ्रॉम लो कॉस्ट सोर्स, कौन सा सोर्स था, कोस्टारिका, जो चेंज हो गया किसकी तरफ, हाई कॉस्ट की तरफ, मैक्सिको की तरफ। तो ये मुश्किलात आती हैं इकोनॉमिक इंटीग्रेशन। इसके अलावा भी बहुत सारी हैं, हमने दो कैटेगरीज बना दी, इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव और पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव। तो बहरहाल इस वजह से भी इकोनॉमिक इंटीग्रेशन या रीजनल इंटीग्रेशन में मसले मसाइल आते हैं। पॉलिटिकली भी गवर्नमेंट्स के कुछ इश्यूज होते हैं, कुछ उनके अपने पर्सनल इंटरेस्ट होते हैं, कुछ फॉरेन पॉलिसी के मैटर्स हैं, उस वजह से भी ये चीज़ें नहीं हो पाती। तो बहरहाल जिन मुल्कों ने किए हैं उनको ओवरऑल इन जेनेरिकली काफ़ी फ़ायदा है। तो आई वुड कंक्लूड इन दिस वे कि भाई मुश्किलात और मसाइल तो होंगे, लेकिन यू शुड बेटर डील विद इट। जितनी ट्रेड बढ़ेगी उतना ही मुल्कों को फ़ायदा होता है। दिस इज़ माई पर्सनल ओपिनियन, राइट? So anyway, I hope you got the concept. If still there is any confusion, so you can ask or discuss. Thank you very much.